का बाहरी इलाका और भानगढ़ वाली वो पुरानी हवेली की भयंकर तूफानी रात। और रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले कफन जैसे बादल छाए हैं। रह रहकर ऐसी बिजली कड़क रही है जैसे आसमान फट जाएगा। हवाएं इतनी तेज हैं कि पेड़ों की टहनियां रोती हुई आवाजें निकाल रही हैं। गांव से दूर एक डरावनी सदियों पुरानी सुनसान हवेली खड़ी है, जिसके बारे में मशहूर है कि वहां जो भी रात को जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अचानक हवेली के लोहे के भारी और जंग लगे दरवाजे अपने आप चर्र करके खुल जाते हैं। हवेली के अंदर से एक ठंडी सरसराहट बाहर निकलती है। तभी हवा में तैरता हुआ मिट्टी का एक मटका, कुल्फी वाला मटका, हवेली से बाहर आता है। मटके के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है। अचानक मटके में से गाढ़ी सफेद दूध और केसर की बेहद मनमोहक खुशबू हवा में घुलने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस मटके को किसी इंसान ने नहीं पकड़ रखा है, वो हवा में अकेला तैर रहा है। तभी हवा में एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। सदियां बीत गई, इस कड़कड़ाती धूप और तूफान में मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे उस सच्चे और पवित्र हाथ की तलाश है जो इस भूखे साए की प्यास बुझा सके। जो भी इस हवेली के कदम चूमेगा वो या तो राजा बनेगा या हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और वो तैरता हुआ मटका हवा में ही गायब हो जाता है। पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ छा जाता है। अगले दिन का मौसम बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि रिमझिम बारिश भी हो रही थी और तेज धूप भी निकली हुई थी। माधव रसोई में बड़े से कढ़ाई में दूध खौला रहा है। वो अपनी उंगलियों से माथे का पसीना पोंछता है। दूध में इलायची और बादाम डालते हुए उसका चेहरा उदास होता है और पास ही उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी होती है। सुनिए जी, आज दूध थोड़ा कम ही गाढ़ा रखना। कल बाजार में मुखिया विक्रम सिंह के आदमियों ने आपके ठेले को बीच बाजार से हटा दिया था। कल की आधी रबड़ी तो घर पर ही खराब हो गई। हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। क्या करूं राधा, मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा। कभी इतनी तेज धूप हो जाती है कि कुल्फी ठेले पर ही पिघल जाती है, तो कभी अचानक ऐसी आंधी बारिश आती है कि बाजार में एक भी ग्राहक नहीं रुकता। ऊपर से मुखिया जी का कहना है कि अगर बाजार के बीच में ठेला लगाना है तो रोज का आधा मुनाफा उन्हें टैक्स में देना होगा। अगर आधा मुनाफा उन्हें दे दिया तो हमारे घर का राशन कहां से आएगा? इस बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी? आप हिम्मत मत हारिए। आपका स्वाद पूरे सोनपुर में सबसे बेहतरीन है। लोग आपकी मलाई कुल्फी के दीवाने हैं। ये खराब वक्त भी गुजर जाएगा। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए और आज अपनी किस्मत आजमाने निकलिए। माधव थोड़ा मुस्कुराता है, अपने ठेले पर बर्फ की सिल्लियां रखता है, मटके को लाल कपड़े से ढकता है और ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। माधव सोनपुर की मुख्य बाजार में पहुंचता है। दोपहर के समय बाजार में काफी चहल पहल है। माधव एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाता है और आवाज लगाता है, आइए भाइयों, गर्मा गर्म रबड़ी के साथ ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी, स्वाद ऐसा जो जुबान से ना छूटे। तभी वहाँ पर मुखिया विक्रम सिंह आ धमकता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ माधव, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिना पूछे ठेला लगाने की? कल तेरे कान में बात समझ नहीं आई थी क्या? कहाँ है मेरा टैक्स का पैसा? मालिक, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई है। दोपहर की धूप तेज है, सोचा 2-4 कुल्फी बिक जाएगी तो शाम को आपके पैसे भिजवा दूंगा। कृपया आज मत हटाइए। शाम को? तेरी ये 2 टके की कुल्फी मेरी टैक्स की बराबरी करेगी? है रघु, फेंक इसका ठेला बाहर। लठैत रघु धक्का मारकर माधव के ठेले को पलट देता है। कुल्फी के कुछ मटके फूट जाते हैं और सफेद रबड़ी जमीन पर बह जाती है। लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन मुखिया के डर से कोई आगे नहीं आता। माधव रोते हुए अपनी टूटी बाल्टियों और बचे हुए मटकों को समेटता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं?
बाजार में मुझे कोई खड़े नहीं होने देगा। क्या मेरा परिवार भूखा मर जाएगा? हताश होकर माधव अपने ठेले को धकेलता हुआ गांव के उस रास्ते पर चल पड़ता है जहां कोई नहीं जाता, भानगढ़ वाली पुरानी हवेली का रास्ता। पुरानी हवेली के ठीक बाहर लगा हुआ था विशाल बरगद का पेड़। दोपहर के 3 बजे अचानक मौसम बदलने लगता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है। माधव थककर उस डरावनी हवेली के ठीक सामने वाले विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला रोक देता है। वहां इतनी घनी छांव है कि बाहर की तपती धूप का असर ही खत्म हो जाता है। ये जगह कितनी शांत है, बाजार की भीड़ से दूर। लेकिन ये तो वही शापित हवेली है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही माधव ठेला आगे बढ़ाने लगता है, अचानक हवेली के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके बाल सफेद हैं, उसने सफेद धोती पहनी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो धीरे धीरे चलकर माधव के ठेले के पास आता है और बोलता है, बेटा, बहुत प्यास लगी है। इस छाती में सदियों की जलन है। क्या मुझे कुछ ठंडा मिलेगा? माधव उस बूढ़े को देखकर पहले तो डर जाता है, क्योंकि उस रास्ते पर कोई इंसान नहीं आता। लेकिन बूढ़े की हालत देखकर माधव का दिल पसीज जाता है। बाबा, आप यहाँ अकेले? बैठिए बैठिए। मेरे पास कुल्फी तो पिघल गई है, लेकिन ठंडी मलाईदार रबड़ी और मिट्टी के मटके का शीतल जल है। मैं अभी आपके लिए लगाता हूँ। माधव झटपट एक मिट्टी के कुल्हड़ में गाढ़ी रबड़ी निकालता है, ऊपर से पिस्ता बादाम डालता है और आदर के साथ बूढ़े बाबा को देता है। बूढ़ा जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष आ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी माधव से बोलता है, अद्भुत! ऐसा स्वाद, ऐसा पवित्र भाव मैंने सैकड़ों सालों में नहीं चखा। बेटा, तुम्हारी इस कुल्फी और रबड़ी में सिर्फ स्वाद नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का जादू है। बूढ़ा बाबा पूरी रबड़ी खा लेता है और पानी पीता है। माधव खुश होकर बोलता है, बाबा, आपको अच्छा लगा? मेरी मेहनत सफल हो गई। इसके कोई पैसे नहीं हैं। आप तृप्त हो गए, यही मेरी कमाई है। कमाई के बिना तो संसार नहीं चलता बेटा। ये लो, तुम्हारी मेहनत का फल। बूढ़ा बाबा माधव की हथेली पर एक पुराना अजीब सा सोने का सिक्का रखता है, जिस पर हवेली का निशान बना हुआ है। माधव चौंक जाता है और बोलता है, बाबा, ये तो सोने का सिक्का है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। जैसे ही माधव सिक्का वापस करने के लिए सिर उठाता है, सामने कोई नहीं होता। बूढ़ा बाबा हवा में गायब हो चुका था। माधव की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो डर के मारे तुरंत अपना ठेला घुमाता है और घर की तरफ भागता है। रात को वो राधा को वो सिक्का दिखाता है और पूरी कहानी सुनाता है। सुनिए जी, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस हवेली में सोनपुर के दयालु राजा की आत्मा रहती है, जो सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करती है। मुझे लगता है कि वो अदृश्य साया कोई दुष्ट चुड़ैल या भूत नहीं, बल्कि वो राजा ही थे। आपको कल फिर वहीं ठेला लगाना चाहिए। वहां आपको मुखिया का डर भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद माधव ने अब रोज उसी बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लगाना शुरू कर दिया है। चमत्कार ये हुआ कि उस पेड़ के नीचे रखी कुल्फी कभी पिघलती ही नहीं थी, भले ही बाहर कितनी भी धूप हो। और उसकी खुशबू इतनी दूर तक जाती थी कि गांव के लोग खींचकर हवेली वाले रास्ते पर आने लगे। अब माधव का ठेला बहुत चलने लगा था। लोग कहने लगे, हवेली के पास वाली कुल्फी खाओ तो दिमाग शांत हो जाता है और सेहत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे माधव को देखकर चाट वाले, गोलगप्पे वाले और चाय वाले भी वहीं आकर पेड़ के पास ठेला लगाने लगे। वो सुनसान रास्ता अब एक सुंदर और खुशहाल हवेली बाजार में बदल गया था। तभी एक दिन मुखिया विक्रम सिंह को इस बात का पता चलता है। वो गुस्से से उबल पड़ता है और गुस्से में अपने एक आदमी से बोलता है, अच्छा,
तो उस मामूली माधव ने शहर से दूर अपना अलग बाजार बसा लिया और मेरा पूरा बाजार खाली हो गया। चलो आज रात हम उसकी सारी दुकान और उस ठेले को आग लगा देंगे। देखते हैं कल वो कहां और कैसे कुल्फी बेचेगा। रात के 12 बजे मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ माधव के घर के बाहर आ जाता है। मुखिया विक्रम सिंह हाथ में मिट्टी का तेल लेकर माधव के ठेले के पास पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। माधव, अब तू अपनी इस जादुई दुकान को राख होते देख। जैसे ही मुखिया ठेले पर तेल छिड़कने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक हवा रुक जाती है और वहां पर एक परछाई, राजा की आत्मा, हवा में प्रकट हो जाती है। उसकी आंखें इस बार अंगारे की तरह लाल हैं। विक्रम सिंह, तेरी लालच की सीमा खत्म हो चुकी है। इस गरीब की ईमानदारी ने मुझे मुक्त किया है और तेरी क्रूरता तुझे यहाँ का कैदी बनाएगी। अचानक हवा में एक जादुई भवंडर उठता है। मुखिया और उसके लठैत वे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, भूत, चुड़ैल! माधव, तुम कहाँ हो माधव? हमें बचाओ! वो बवंडर उन तीनों को उठाकर हवेली के अंदर फेंक देता है और हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगली सुबह माधव और राधा जब आते हैं तो देखते हैं कि ठेला बिल्कुल सुरक्षित है और फिर रोज की तरह ही वो अपना ठेला लेकर हवेली पहुंचता है। वहां गांव के अन्य लोग भी आ जाते हैं। अब उस जगह पर गंदगी नहीं थी, बल्कि हवेली की जादुई शक्ति से वो जगह अब एक सुंदर और हरी भरी जगह में बदल चुकी थी। गांव वालों को कुछ दिनों बाद वे तीनों गांव के बाहर वाले एक रास्ते पर बेहोश और सुध-बुध खोए मिलते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए सुधर गए थे। माधव समझ जाता है कि हर मुश्किल के पीछे भगवान का कोई ना कोई अच्छा रास्ता छुपा होता है। वो मुस्कुराकर सबको कुल्फी खिलाना शुरू करता है।